मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। साथियों, आज अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट सेकंड का जो द्वितीय पेपर है, राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान। इसके अंतर्गत खाद्य प्रबंधन, फूड मैनेजमेंट। देश की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कुपोषण एवं भुखमरी का शिकार है। ऐसी स्थिति में सरकार एवं समाज का ये दायित्व है कि ऐसे लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाए। यही कारण है कि भारत सरकार ने वर्ष 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अधिसूचित किया। राजस्थान में भी इसके अंतर्गत कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA वर्ष 2013 में अधिसूचित NFSA का प्रमुख उद्देश्य है नागरिकों के गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए वहन करने योग्य मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना। अधिनियम के अंतर्गत लगभग 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी की रियायती मूल्य पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाज उपलब्ध कराने का प्रावधान है। और इस तरह ये देश की लगभग 2/3 जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह अधिनियम महिलाओं और बच्चों के पोषण सहायता पर भी विशेष ध्यान देता है। भोजन की उपलब्धता के लिए अधिनियम के तहत लाभान्वितों को अनाज का वितरण अभी तक 11 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों जैसे हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार में किया जा रहा है। खाद्य प्रबंधन, फूड मैनेजमेंट। खाद्य प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य खाद्यान्नों की कुशल खरीद व वितरण के द्वारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, विशेषकर वंचित लोगों के लिए। इसमें खाद्यान्नों की किसानों से लाभप्रद मूल्यों पर खरीद, बफर स्टॉक बनाना, अनुरक्षित रखना, खाद्यान्नों का भंडारण, परिवहन और उपभोक्ताओं तक खाद्यान्नों को उचित कीमतों पर वितरण और खाद्यान्नों की कीमतों में स्थिरता सम्मिलित होता है। इस संदर्भ में जो मूल्य लिखित प्रयुक्त होती है वह है न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एवं केंद्रीय निर्गमन मूल्य। कृषि उपज की मूल्य नीति। कृषि लागत और मूल्य आयोग वर्तमान में 23 फसलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है, लेकिन प्रभावी मूल्य सहायता मुख्यतः गेहूं, चावल के पक्ष में संचालित की जाती है और वह भी चुनिंदा राज्यों में। इससे गेहूं व चावल के पक्ष में अत्यधिक आसान प्रोत्साहन संरचना सर्जित होती है, जबकि देश दालों और तिलहनों के लिए आयात पर निर्भर है। इनकी कीमतें प्राय न्यूनतम बिक्री मूल्य से कम होती है क्योंकि इनकी कोई प्रभावी मूल्य सहायता नहीं होती। भारत में कृषि जिन्सों के संबंध में सरकार द्वारा अपनाई गई मूल्य नीति के निम्न उद्देश्य होते हैं। उत्पादकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना ताकि अधिक निवेश एवं उत्पादन को प्रोत्साहन मिल सके। उचित कीमतों पर कृषि मूल्यों की पूर्ति बनाए रखकर उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा हो सके। उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकार द्वारा कृषि वस्तुओं के संबंध में पोषक मूल्य अथवा न्यूनतम समर्थन मूल्य की नीति अपनाई गई है। सरकार ने नई कृषि व्यूहरचना के अंतर्गत किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। इसके अंतर्गत कृषिगत फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाते हैं और सरकार किसानों को यह न्यूनतम मूल्य दिलाने का प्रयास करती है। यदि फसलों के मूल्य इस न्यूनतम स्तर से नीचे चले जाते हैं तो सरकार इन न्यूनतम मूल्यों पर कृषि उपज का क्रय करती है। देश में खाद्यान्नों का क्रय करने के लिए
भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई है जो प्रतिवर्ष खाद्यान्नों का भंडार बनाए रखने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न खरीदती है। मूल्य समर्थन स्कीम कृषि एवं सहायता विभाग तिलहनों एवं दालों का राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के द्वारा क्रय सुनिश्चित करके मूल्य समर्थन स्कीम का क्रियान्वयन करता है। सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इन वस्तुओं के क्रय हेतु नेफेड केंद्रीय नोडल एजेंसी है। भारतीय कपास निगम के अलावा इसका विकास किया जाता है। ये 2 मिनट में वीडियो बढ़ा रहा। मूल्य समर्थन स्कीम कृषि एवं सहकारिता विकास किया जाता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भारत सरकार ने किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम मूल्य दिलाने के लिए पोषक मूल्य नीति अपनाई तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति करने हेतु कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की है। कालांतर में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। सरकार प्रत्येक वर्ष कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों पर विचार करके प्रमुख कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। सरकार कृषि आदानों की बढ़ती लागतों को ध्यान में रखकर न्यूनतम समर्थन मूल्य में संशोधन करती है। इससे किसान उपज के लिए उचित मूल्य के लिए आश्वस्त हो जाते हैं। आत्मनिर्भरता एवं किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग तथा सरकार प्रत्येक वर्ष 23 प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। कुछ प्रमुख फसलें जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है वह है धान, गेहूँ, जवार, बाजरा, मक्का, रागी, दालें, तिलहन, खोपरा, कपास, जूट, गन्ना एवं तंबाकू। किसान अपनी उपज को खुले बाजार अथवा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार को बेचने के लिए स्वतंत्र है। ये निर्णय इस बात पर निर्भर करता है कि उनके लिए कौन सी कीमत अधिक लाभदायक है। यदि खुले बाजार में एमएसपी से अधिक कीमत पर उपज बिकती है तो किसान अपनी फसल को खुले बाजार में बेचेगा, अन्यथा सरकार को। सरकार की मूल्य समर्थन नीति का उद्देश्य कृषि मूल्यों में किसी प्रकार की तीव्र गिरावट के विरुद्ध कृषि उत्पादों को बीमा प्रदान करना है। न्यूनतम गारंटी मूल्य एक ऐसे न्यूनतम मूल्य पर निर्धारित किए जाते हैं जिसके नीचे बाजार मूल्य नहीं गिर सकते। 1970 के दशक के मध्य सरकार 2 प्रकार के केंद्र शासित मूल्य घोषित करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सेकंड है खरीद मूल्य अथवा वसूली मूल्य प्रोसमेंट प्राइस। न्यूनतम समर्थन मूल्य आधार कीमत का काम करते थे तथा ये सरकार द्वारा दीर्घकालीन गारंटी के रूप में निश्चित किए जाते थे ताकि उत्पादक विनियोग संबंधी निर्णय ले सके। सरकार एमएसपी के द्वारा किसानों को ये आश्वासन देती थी कि कृषि उपज का मूल्य सरकार द्वारा निश्चित स्तर से नीचे नहीं गिरने दिया जाएगा, चाहे बम्पर फसल क्यों न हो। खरीद मूल्य अथवा वसूली मूल्य एवं रबी के दौरान सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक मूल्य वितरण के अंतर्गत जारी किए जाने वाले अनाज की घरेलू खरीद हेतु घोषित किए जाते हैं। ये मूल्य फसल की कटाई शुरू होने के तुरंत बाद घोषित किए जाते थे। सामान्यतः वसूली मूल्य खुले बाजार में प्रचलित मूल्यों से नीचे तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊंचा होता था। सुरक्षित भंडार किसी सामान्य वर्ष में स्टॉक निर्माण के उच्च स्तर की परिणति
उच्च वहन लागतों के माध्यम से अधिक सब्सिडी के रूप में होती है। अतः सरकार की सुरक्षित भंडार नीति में सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उस वर्ष के लिए मानदंड की अपेक्षा खाद्यान्न स्टॉक का स्तर एक युक्तियुक्त मार्जिन से ज़्यादा न हो। केंद्रीय पूल में अप्रैल 2005 में मौजूद खाद्यान्न हेतु बफर मानदंडों के विगत कुछ वर्षों के लिए लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों की अधिक खरीद और 5 जुलाई 2013 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने की पृष्ठभूमि में संशोधित किया गया है। विकेंद्रीकृत क्रय स्कीम क्रय एवं सार्वजनिक वितरण की कुशलता बढ़ाने तथा स्थानीय किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ देने के लिए कुछ राज्य सरकारों द्वारा विकेंद्रीय क्रय स्कीम अपनाई गई है। केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों से उनके द्वारा विकेंद्रीकृत क्रय स्कीम अपनाने का आग्रह कर रही है ताकि वितरण की लागत बचाई जा सके और अब तक कमजोर क्षेत्रों में किसानों के मूल्य सहायता एवं तंत्र की आउटरीच में सुधार किया जा सके। दैनिक आधार पर खरीद संचालन संबंधी सूचना एवं प्रवाह में अंतर की समस्या दूर करने के लिए देश में दैनिक आधार पर गेहूं, धान और मोटे अनाज की खरीद क्रियाओं की रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए ऑनलाइन खरीद निगरानी प्रणाली विकसित की गई है। भारतीय खाद्य निगम पर खाद्यान्नों की आर्थिक लागत। खाद्यान्नों की आर्थिक लागत के 3 घटक हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो किसानों को दिया जाता है एवं यदि लागू हो तो केंद्रीय बोनस। सेकंड है खरीद के प्रासंगिक तथा तीसरा वितरण की लागत। विगत 5 वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि एवं खरीद की आनुषंगिक लागत में आनुपातिक वृद्धि के कारण गेहूं और चावल दोनों की आर्थिक लागत में काफ़ी वृद्धि हुई है। उच्च आर्थिक लागत के कारण खुले सिरे की खरीद नीति की व्यापक समीक्षा जरूरी हो गई है, विशेषकर उन राज्यों में जो एमएसपी के ऊपर अधिक बोनस देते हैं एवं जो अधिक कर तथा सांविधिक प्रभार लगाते हैं। इसके साथ ही ऐसी भंडारण एवं वितरण नीतियाँ जो महंगी पड़ रही है, इस संबंध में सरकार ने एफसीआई संचालन दक्षता वित्तीय प्रबंधन में सुधार करने की दृष्टि से अन्य बातों के साथ साथ उनकी पुनः संरचना अथवा विकसित करने के बारे में सुझाव देने के लिए श्री शांता कुमार की अध्यक्षता में अगस्त 2014 में एक उच्च स्तरीय समिति स्थापित की गई है। खाद्य सुरक्षा प्रणाली के दोहरे उद्देश्य प्रथम सब्सिडीकृत खाद्यान्नों के द्वारा निर्धन व्यक्तियों को न्यूनतम पोषण सहायता की व्यवस्था करना और द्वितीय विभिन्न राज्यों में मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना। न्यायोचित वितरण संबंधी अपने दायित्व को पूरा करने के लिए सरकार खाद्य सब्सिडी देती है। इस कार्यक्रम में 4,50,000 उचित दर दुकानों के माध्यम से सेवा प्राप्त 65 मिलियन से अधिक बीपीएल परिवारों को कवर किया गया है। यद्यपि गेहूं और चावल की आर्थिक लागत में काफ़ी वृद्धि हुई है, तथापि सरकार ने 1 जुलाई 2002 से निर्गम मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया है। एनएफएसए के क्रियान्वयन के कारण एपीएल और बीपीएल श्रेणियों के लिए केंद्रीय निर्गम मूल्य सीआईपी और अधिक कमी आई है। अतः सरकार ने टीपीडीएस/एनएफएसए और अन्य पोषण आधारित कल्याण स्कीमों और खुले बाजार की क्रियाओं के तहत वितरण हेतु खाद्यान्नों पर भारी और अधिकाधिक सब्सिडी देना जारी रखा है।